बहुजन समाज पार्टी के लिए चैलेंज देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का उभार जिन जिन राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बड़ा तेजी से घट रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस कैडर वोट है वो कैडर वोट कहीं भी नहीं खिसक सकता। मंडल और कमंडल की राजनीति में बहुजन समाज की पॉलिटिक्स ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। बहुत सारा तबका आज के टाइम में आटा दाल चीनी मांगने पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ कि आज की सरकार ने उसको आटा दाल चीनी फ्री में मांगने के लिए मजबूर कर दिया। साहब एक बात कहा करते थे कि हमारे संगठन को चलाने वाले अलग लोग होते हैं, विधायक एमपी लड़ने वाले अलग। संगठन को अपना मिशन चलाने से मतलब है, मिशन कभी नहीं मरता। पार्टी अप डाउन हो सकती है, पार्टी को हिचकोरे लग सकते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरेगा। माननीय साहब श्री कांशीराम जी के साथ साथ बहन जी ने एक ऐसा जादू, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी प्रेरणा देने का काम किया इस समाज को, जो बहुत बड़ा तबका है, जिनको चलने का पता नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का पता नहीं था, जो चौक पे खड़े होकर के अपने आप को गर्दन उठा के बात नहीं कर सकते थे, जिनको मुझे रखने का अधिकार नहीं था, जिनको अपनी बात को कई सलीके से रखने का अधिकार नहीं था, उन सब के पीछे अगर किसी की प्रेरणा स्रोत कोई है वो आदरणीय बहन कुमारी माता। पहली मुलाकात आपको याद है बहन जी से? हम लोग अपने पिताजी के साथ मिले थे और बहन जी जब चुनाव लड़ी थे कैराना में, तो साहब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी बैठे थे, चारपाई थी। हाँ। और बहन जी बैठी थी ऐसे ही, और हमारे पिताजी 162 रुपये चंदे के देने गए थे। उस टाइम पे पहले दर्शन हमें अपनी देवी के, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। क्या इस नारे ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र के लिए पहली बढ़ती हुई उनकी जो पॉपुलैरिटी इसको कम करने का काम किया? हाँ, निश्चित तौर पर जब 2007 की सरकार पूर्ण बहुमत किया, जो मनुवादी लोग थे वो जाग गए, जो सो रहे थे, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी। उन्होंने सोचा ये तो दिल्ली पर राज करने वाले हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र नीचे नीचे काटना शुरू कर दिया और बैकवर्ड को उन्होंने हमारे से छिटकाने के लिए तरह तरह, जिसका पता हमें भी नहीं पता चला। कई बार बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप, बहुत गहरे दाग होते हैं। जब विभीषण तैयार हो जाते हैं तो उनसे भी बचना। और दूसरी विरोधी किसको बोल रहे हैं? विभीषण उनको बोलते हैं जो पीठ में छुरा घोपने का काम करते हैं। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता उन चीज़ों का। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम रणधीर सिंह बेनीवाल है। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर्स के एक बड़े मजबूत पिलर के तौर पर बहुजन समाज पार्टी में इनकी पहचान होती है। रणधीर बेनीवाल जी के पास अभी कई राज्यों का प्रभार है। राजस्थान का प्रभार है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मंडल के। ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी कि इन्हीं राज्यों के इर्द गिर्द वहाँ पर आने वाले वक्त में किस तरीके से रिवाइव करने जा रही है, क्या ऐसी समस्याएं रहीं, क्या ऐसी दिक्कतें रहीं कि अभी तक इन राज्यों का जो परिणाम होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, इस पर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनके बहुजन समाज पार्टी में आने की उस यात्रा वृत्तांत को भी समझेंगे कि आखिर कहाँ से ये शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र क्या रहा। रणधीर सिंह बेनीवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल खुदरंग पर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेनीवाल जी, आपके पास कई राज्यों का प्रभार है और कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर या तो विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं या फिर पंचायत के चुनाव सिर पर हैं। कहने का मतलब ये है कि वक्त बहुत कम है आपके पास। अभी हाल फिलहाल में आप इन चुनावी राज्यों को कैसे देखते हैं और यहाँ पर तैयारी कैसी है बीएसपी की? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुजन समाज पार्टी के हित की हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग बात को फिल्टर करके बहुजन समाज पार्टी के हित में वो अपने आप ही चले जाती है और विरोधियों को आईना दिखाने का आप काम करते हैं। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं। और देखिए, जहाँ तक बात उन राज्यों की रही है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद मिला हुआ है, उस आशीर्वाद के तहत हम
उसी ताकत के साथ उन राज्यों को डील करने का काम कर रहे हैं। उनमें हम लोग करने का काम कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर पंजाब में और उत्तर प्रदेश में दोनों में एक जगह चुनाव, एक ही बार का चुनाव है। और उस चुनाव में इस बार जो देखने को मिल रहा है, विरोधी लोग भी इस बात को मानने लगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो 9 अक्टूबर की रैली हुई थी, उससे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्लानिंग अपने पदाधिकारियों को देने का काम किया, जो प्लानिंग अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम किया, उस प्लानिंग के तहत 2027 में निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलने का काम करेंगे। पंजाब में पिछला चुनाव अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा बसपा का। क्या इस बार कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव की अपेक्षा बेहतर कर पाएगी? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 25 साल के बाद कोई विधायक जीतने का काम किया किसी ने। 25 साल पहले कभी विधायक हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के विधायक। 25 साल बाद डॉक्टर नक्षत्र पाल जी वहाँ पर नवाशहर सीट से, जनरल सीट से SC कैंडिडेट को जिताने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, पंजाब के लोगों ने किया। और इसमें हमारा जो योगदान रहा है वो तो रहा है, लेकिन हमारे से ज़्यादा वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ पदाधिकारियों को, वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक विधायक जिताने का काम किया। और 2027 में वो हमारा कुछ दिनों का कार्यकाल था, उसमें हमने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अब हमें पूरे 5 साल वहाँ पे मिल रहे हैं काम करते करते। और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इस टाइम पे आदरणीय अवतार सिंह करीमपुरी जी इस टाइम पे हैं, बड़े सूझवान और तजुर्बेकार हैं। 2027 में उनका तजुर्बा भी हमारे काम आएगा और 2027 में निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट लाएंगे। हरियाणा में भी चुनाव हुआ और हरियाणा में आकाश आनंद की जो सक्रियता दिखी, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सक्रियता उनकी हरियाणा में ही दिखी पहली बार। और वो सक्रियता थी, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और बहुजन समाज पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक हरियाणा में रहा है, लेकिन नतीजे फेवर में नहीं रहे। आपने सुना होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब एक अपने वक्तव्य में, अपने ट्वीट में बार बार कहती हैं कि जब गठबंधन हम करते हैं तो हमारा जो वोट है वो तो दूसरी पार्टी में चला जाता है जिससे हम गठबंधन करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट हमारे पास नहीं आ पाता। और यही कंडीशन हमारे साथ पंजाब और यही कंडीशन हमारे पास हरियाणा में हुई है। हरियाणा में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इनेलो के साथ किया, चौटाला के साथ किया, तो चौटाला के जो वोट बैंक था वो उससे भी छिटका हुआ था, उसे भी नहीं मिला। लेकिन जब उसको ही नहीं मिला, उसका वोट तो हमें ही क्या मिलता। ठीक बात है। और उनके 2 विधायक जीत पाए, उनके 2 विधायक निकले हैं, लेकिन जो हमारा समाज का वोट था, जो दलित समाज का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, वो सारा वोट उनके पास उन सीटों पे चला गया। लेकिन किसी भी सीट पे उनका वोट हमारे पास नहीं आ पाया। और यही कारण रहा कि हम जो कैडराइज वोट थे हमारे, वही हमारे पास रह गए और जिनसे गठबंधन किया वो वोट हमारे पास नहीं आ पाए। एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए चैलेंज देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का उभार जिन जिन राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बड़ा तेज़ी से घट रहा है। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है? और अगर खिसक रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या बहुजन समाज में ही ऐसे तमाम सारे दल बन गए जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कुछ लोगों को लग रहा है, विरोधी पार्टियों को लग रहा होगा ऐसा। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस कैडर वोट है, वो कैडर वोट कहीं भी नहीं खिसक सकता। उस कैडर वोट को पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। जो परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी को मिला है वो प्योर कैडर वोट है, वो क्रीम वोट है। उसके साथ दूसरा वोट, जो दूसरे वोट जुड़ते थे वो उसको कह सकते हैं, वो इस बार हमें नहीं मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी था, अब भी है और रहेगा। वो क्या आपको लगता है कि मंडल और कमंडल की राजनीति में बहुजन समाज की पॉलिटिक्स ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, पिस के रह गई है? देखिए, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस देश से रोजगार ख़त्म हो चुका, इस देश से
बिजनेस ख़त्म हो चुका। इस देश का बहुत सारा तबका आज के टाइम में आटा दाल चीनी मांगने पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ कि आज की सरकार ने उसको आटा दाल चीनी फ्री में मांगने के लिए मजबूर कर दिया। और वो तबका 40% है। और 40% लोग एक महीने में बार बार यही सोचते हैं कब डिपो पे ना जाए, कब आटा दाल चीनी आए, तब हम लेने के चले जाए। और वो उनका धरना प्रदर्शन, उनकी डिमांड, उनको सरकार से लेने का मतलब उनकी मांग केवल एक ही रहती है कि हमें आटा दाल चीनी फ्री में और कुछ बढ़ा दिया जाए, तेल बढ़ा दिया जाए, नमक बढ़ा दिया जाए, हमारी कुछ और चीनी ज़्यादा कर दी जाए, चावल ज़्यादा कर दिया जाए, गेहूँ ज़्यादा कर दिया जाए। ये उनकी डिमांड रहती है। सरकार कहती है कि इनकी डिमांड 40% लोगों की ये है। उसी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार कहती है तथास्तु आपको यही चीज़ हम देते हैं। वो खुश हो गए। और इस देश का 25% लोग ऐसा है जिसको, वो छोटा किसान जिसको हम बोलते हैं, छोटे किसान, वो डिमांड करते हैं सरकार से कि मेरा 12 का बिल माफ़ हो जाए, मेरी सब्सिडी, मुझे सब्सिडी मिल जाए, मुझे ट्रैक्टर में सब्सिडी मिल जाए, मेरा कृषि कार्ड का बिल माफ़ हो जाए, कृषि कार्ड का मेरा कर्जा माफ़ हो जाए। एक छोटे छोटे कर्जे के लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से एक बड़ी डिमांड करते हैं कि मुझे ये फ़ायदा मिल जाए। सरकार कहती है बहुत छोटी डिमांड रखी है, सरकार के आगे बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं मांगी, उन्होंने शिक्षा नहीं मांगी, उन्होंने बिजनेस नहीं मांगा, उन्होंने नौकरी नहीं मांगी। उन्होंने क्या मांगा है? कृषि कार्ड का बिल, हमारा कर्जा माफ हो जाए। और सरकार कह रही है तथास्तु आपको भी दिया। इस देश में केवल 10% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस मांगते हैं, हमें बिजनेस चाहिए, वो रोजगार मांगते हैं। और जब उनको रोजगार मांगते हैं, सरकार कह रही है कि आपको भी रोजगार दिया जाएगा, आपको संतुष्ट करेंगे। दो तबके हमने बड़े संतुष्ट कर दिए, उनकी वोट बहुत है हमें, लेकिन आपको भी संतुष्ट करेंगे क्योंकि आपकी भी जरूरत है। और सरकार जब उनको संतुष्ट करने के लिए ये कहती है कि भैया आपको संतुष्ट करेंगे, और जब वो उनकी डिमांड को पूरा करते हैं तो एक शर्त रखती है कि आप बिजनेसमैन हो, हम आपकी शर्त पूरी करेंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस में से हमारी सरकार को बनाने में सहयोग करना पड़ेगा। और वो करते हैं। चुनावी चंदे का जिक्र, चुनावी चंदा, कुछ भी आप कह सकते हैं, हम बहुत चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन बहुत कहाँ यूज करते हैं उस पैसे को, वो बहुत गलत तरीके से। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया था, बहुत नीचे जाने वाला है, बहुत, क्योंकि देश तरक्की की ओर तब जाएगा जब इस देश की जनता को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिस सिलेबस को अमीर का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, वही सिलेबस गरीब का बच्चा पढ़ेगा। जिस स्कूल में, जिस कुर्सी पर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब का बच्चा बैठेगा, उसी पे अमीर का बच्चा बैठेगा। ये होता है समतामूलक समाज की स्थापना करने का सपना, जो संविधान के तहत संविधान में दर्शाया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 1995 में बैठ करके इस सपने को पूरा करने के लिए कानून लागू किया था। एक सवाल है कि आप लोग कैडर के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, अपना पूरा लाइफ खपा दिया बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट में बहुजन समाज के। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्या आप लोगों के दिमाग में पहली बात आती है जब कोई व्यक्ति जो बहुत छोटे छोटे काम करते थे और उनको बहुजन समाज पार्टी ने उनको नेता बनाया, और फिर आज की तारीख में वो और दलों में जा कर के मलाई काट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता। देखो, हमारे यहाँ ना हमारे गुरु और हमारे मसीहा, ये आज से नहीं, शुरू से चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से जब बहन जी हमें बताती है कैडर की बात, तो हम बड़े गौर से सुनते हैं। हमारी आंखों में कभी कभी आंसू आते हैं। जितना बलिदान बहन जी ने किया, जितना बलिदान मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी और बाबा साहब ने किया है, उनके हम धूल के कण भी नहीं हैं। और जब उनकी बलिदान की याद करते हैं हम लोग, हमारे दिल भर आता है, हमारे आंखों में आंसू आते हैं। उस टाइम पे बाबा साहब के टाइम पे भी यही होता आया है। उनके कार्यों को, उनके नाम को, उनके बलिदान को, त्याग को, तपस्या को दबाने के लिए एक नया व्यक्ति राजनीति में कांग्रेस ने खड़ा करके रखा। और निश्चित तौर पर एक बात ये मानी जाती है कि संघर्ष करने वालों का हमेशा इतिहास लिखा गया, पैसे वालों का और इस देश में किसी का रास्ता रोकने वालों को कभी इतिहास नहीं लिखा गया। अब बाबा साहब का इसी तरह, फिर मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का इसी तरह रास्ता रोकने का काम किया। बहन जी का रास्ता रोकने के लिए साहब एक बात कहा करते थे कि हमारे संगठन को चलाने वाले अलग लोग होते हैं, विधायक एमपी लड़ने वाले अलग लोग हैं। जो विधायक एमपी का चुनाव लड़ते हैं, वो विधायक एमपी बन करके उनमें से कुछ लोग टिके रह सकते हैं जो संगठन के प्रति चिंतित होंगे, लेकिन अधिकतर लोग
जो चुनाव लड़ने का काम करेगा वो अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए आएंगे और वो अपने विधायक एमपी बनेंगे, उनको विधायक एमपी बनने से मतलब है। लेकिन संगठन को अपना मिशन चलाने से मतलब है। मिशन कभी नहीं मरता। पार्टी अप डाउन हो सकती है, पार्टी को हिचकोरे लग सकते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरेगा। मिशन का आपने जिक्र किया, मैं आपसे आपकी बात जानना चाहता हूं कि आपको इस बात का कब इल्हाम हुआ, कब इल्म हुआ कि आपको मिशन से जुड़ना चाहिए, और वो कौन सी बात है जो आपको प्रेरित करती है इन बहुजन समाज पार्टी के लिए या फिर बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट के लिए? देखो, इसमें सबसे बड़ी जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे सामने आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। माननीय साहब श्री कांशीराम जी के साथ साथ बहन जी ने एक ऐसा जादू, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी प्रेरणा देने का काम किया इस समाज को, जो बहुत बड़ा तबका है जिनको चलने का पता नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का पता नहीं था, जो चौक पे खड़े होकर के अपने आप को गर्दन उठा के बात नहीं कर सकते थे, जिनको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, जिनको अपनी बात को कई सलीके से रखने का अधिकार नहीं था, उन सब के पीछे अगर किसी की प्रेरणा स्रोत कोई है वो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। और उन्होंने प्रेरणा करोड़ों करोड़ों लोगों को जो प्रेरणा स्रोत है, आज जो संगठन तरह तरह के संगठन सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनमें जो हौसला है वो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी अगर इस देश में बागडोर ना संभालते एक बड़े तबके की, दबे कुचले समाज की, तो मैं नहीं मानता कि कहीं भी हम लोग सिर उठा करके आज आपके सामने भी बैठे होते हैं। यहाँ तक आपकी ये यात्रा यहाँ तक कैसे पहुँची? ये देखो, ये हमें भी नहीं पता चला कब हम मिशन में लगे। 2001 में पार्षद बने। उससे पहले जब हमारे पिताजी मिशन में रहे, हमारे भाई बामसेप में रहे, वहाँ से साहब के साथ मिशन शुरू किया और बहन जी का पहले चुनाव उसमें हम गए। फिर उसके बाद हम लोग 1990 में सहारनपुर शहर में प्रवेश किया, 2001 में पार्षद बने, 2006 में पार्षद बने, फिर पुत्रवधू पार्षद रही। अब हमारे परिवार का यानी कि हम 26-27 साल तो हमें पार्षद ही में अपने मतलब एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऑलरेडी थे आप? बिल्कुल। हम लोग क्योंकि बूथ की राजनीति, हमारे भाई भरत सिंह रहे हैं गांव में, बूथ के अध्यक्ष रहे, सेक्टर अध्यक्ष रहे। हमने बूथ का काम लगभग 8 साल तक बूथ और सेक्टर BBF के हम लोग रहे। BBF हमारी वॉलंटियर फोर्स रही, उसमें काम किया। तो बहुत बारीकी से हमने बूथ पे जुड़ के काम किया और सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानते हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने धीरे धीरे करके कब हमें जिले पर रखा, कब हमें पहली मुलाकात आपको याद है बहन जी से? कब आप पहली बार मिले थे, कैसे मिले? नहीं, पहली तो हम लोग अपने पिताजी के साथ मिले थे और बहन जी जब चुनाव लड़ रही थी कैराना में, तो साहब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी बैठे थे, चारपाई थी। हाँ। और बहन जी बैठी थी ऐसे ही, और हमारे पिताजी 162 रुपये चंदे के देने गए थे। और जब हम भी पिताजी ने कहा कि भाई चलो तुम मुझे लेके चलो, तो हमने कहा पिताजी ये मोटरसाइकिल है, हमारे पास राजदूत थी उस टाइम पे, हमारे भाई की थी, हमारे बड़े भाई की, मेरी तो थी नहीं, हम छोटे थे। तो लगभग 17 साल की उम्र रही होगी, 15-16-17 17 साल के करीब। तो पिताजी कहने लगे कि भाई चलो मुझे लेके चलो। हमने कहा पिताजी मोटरसाइकिल है, इसमें तेल डलवा लो, राजदूत में 6 रुपये का तेल डलेगा। हमारे पिताजी ने बोला कि मेरे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 162 रुपये ये चुनाव के नाम के बहन जी को दे के आना है, साहब को दे के आना है, कराने में जाना, मुझे लेके चलो, और साइकिल पे चलना तो चलो। तो हम साइकिल ले करके 32 किलोमीटर पिताजी को ले करके गए, 32 किलोमीटर लेके आए। उस टाइम पे पहले दर्शन हमें अपनी देवी के हुए, और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा राजनीति में नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का जिस तरह का था और मेरे भाइयों का था, तो मुझे उससे लगा कि हमें इसमें कुछ बहुत बड़ी आस्था उसमें वहाँ से जुड़ती चली गई। और धीरे धीरे करके जैसे ही 89 में बहन जी MP का चुनाव जीती बिजनौर से, तो हमारे अंदर अलग से ही खुशी हुई कि बहन जी से जब मिल के आए थे वो MP बन गई, और 3 MP बन गए। और 3 MP के सारे फिर जब हम VP सिंह की सरकार में शामिल हुए, तो हम सोचने लगे हम तो सरकार में भी शामिल हो गए। और जब शामिल हो गए तो दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, ये साहब का नारा था। तो हम उसमें गए और जा करके हमें अलग से उत्साह हुआ। हमें बहुत बड़ी शर्तों का नहीं पता था, लेकिन हम शामिल हुए क्योंकि आह्वान था अपने मसीहा का कि आओ और इसमें धरने में शामिल हो, हमें अपनी डिमांड पूरी करवानी है।
और बाबा साहब को उस टाइम पे भारत रत्न का दर्जा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वीपी सिंह जी मजबूर हो गए। वीपी सिंह जी नहीं चाहते थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उस ताकत ने, 3 एमपीओ की उस ताकत ने वीपी सिंह जी को मजबूर किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उन्होंने ऐलान किया और लोकसभा में बिल पास करने का काम किया। ठीक उसी टाइम पे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का बिल पास हो जाए, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और उधर उनकी सरकार गिर दी गई। और जब सरकार गिर दी गई, अपनी पार्टी का एक एमपी था उस टाइम पे, चंद्रशेखर, उसको उस टाइम प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हमने बहुत कुछ उस टाइम से सीखना शुरू करा। नारा उस वक्त चला था, अब जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से बहन जी के लिए नारा लगने लगा, दिल्ली की बारी है। क्या इस नारे ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र के लिए पहली एक तरीके से बढ़ती हुई उनकी जो पॉपुलैरिटी इसको कम करने का काम किया? हाँ, निश्चित तौर पर जब 2007 की सरकार पूर्ण बहुमत की आई, तो हम भी समझते थे, सभी लोग समझते थे कि हमें, जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें हम सरकार बना सकते हैं और वो भी पूर्ण बहुमत की, तो हम दिल्ली पे राज क्यों नहीं कर सकते? तो लोगों की समझ में आया, हमारे कार्यकर्ताओं की, सभी की समझ में आया और एक आह्वान उठ खड़ा हुआ, एक नारे उठ खड़े हुए कि अब तो यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। और उसे जब जो मनवादी लोग थे वो जाग गए, जो सो रहे थे, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, उन्होंने सोचा ये तो दिल्ली पे राज करने वाले हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र नीचे नीचे काटना शुरू कर दिया और बैकवर्ड को उन्होंने हमारे से छिटकाने के लिए तरह तरह, जिसका पता हमें भी नहीं पता चला, हम समझ नहीं पाए, और बैकवर्ड को। क्या अभी आप लोगों ने उसकी काट खोज ली है? क्योंकि बैकवर्ड आप लोगों से बहुत दूर चला जा चुका है, यह डेटा आंकड़े बताते हैं इलेक्शंस के। नहीं, बिल्कुल ये सच था, लेकिन इसमें आदरणीय बहन कुमारी मारुति जी की जो प्लानिंग चल रही है, निश्चित तौर पे बैकवर्ड हमारे साथ जुड़ रहा है। और मुस्लिम समाज का व्यक्ति, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस तरफ बड़ा चिंतित है और अपनी प्लानिंग वो अभी पत्ते नहीं खोल रहे, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित तौर पर जुड़ रहे हैं और 2027 में उस तरह की स्थिति आएगी जो 2007 की थी। बेनीवाल जी, ग्राउंड पर, मैं ज़िला स्तर से नीचे की बात कर रहा हूँ, ज़िला स्तर, विधानसभा स्तर, सेक्टर और आपका जो बूथ, इन जगहों पर बहुत सारी बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे मतलब फैक्शंस हैं, गुटबाजी देखने को मिलती है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ये सबसे बुनियादी बात है, वोट को, वोटर को बूथ तक ले जाना और उसको अपने फेवर में डलवाना। देखो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं बड़े भोले वाले हैं। बहन जी प्लानिंग बताती हैं गोपनीय रखना, बहन जी प्लानिंग बताती हैं जिम्मेदारी से, अनुशासन में रह करके इसको ग्राउंड पर जाना लेकर के। और कहीं हमारे भोले वाले जो पदाधिकारी हैं, वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि उनकी मंशा गलत होती है, मंशा गलत नहीं है, बड़े ईमानदार और बड़े सूझवान, और हम कहेंगे कि वो बड़े ताकतवर भी हम कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने बिना हथियार के, बिना पैसे के, बिना आर्थिक सहयोग के जिन्होंने सरकार बना ली, हम उनको ताकतवर भी बोलेंगे। लेकिन उनमें एक बड़ा एक विचित्र सा सिस्टम हम कहेंगे उसको, कि वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि भोले वाले हैं। और अपनी प्लानिंग लीक जब हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने उस प्लानिंग को उठा लिया, जो बूथ लेवल की, सेक्टर लेवल की थी हमारी प्लानिंग, जो साहब ने दी थी, उस प्लानिंग को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और वो उनको लागू करने का काम किया। और उसी प्लानिंग के तहत उन्होंने अपनी सरकार को अमली जामा पहनाने का काम किया। उसकी काट में, उसके एवज में हम लोग उसके विपरीत दूसरी प्लानिंग बहन जी ने जो देने का काम किया है, उसके तहत हमारी पार्टी काम कर रही है। उस पर हम निश्चित तौर पे कामयाब होने का काम। एक और सवाल करेंगे आपसे। कई बार बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप, बहुत गहरे दाग होते हैं। इससे बचने के लिए बसपा ने कोई अपना ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार किया कि पहले ही आदमी फिल्टर हो जाए, आए फिर बेइज्जती करवाओ, फिर उसके बाद बाहर निकालो, उसकी बेइज्जती करो? इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन के लिए जानी जाती है। हाँ। आदरणीय बहन कुमारी मारुति जी ने
कितना भी ताकतवर पदाधिकारी, कितना भी ताकतवर राज्यसभा सांसद, कितना भी ताकतवर लोकसभा सांसद, कितना भी ताकतवर एमएलसी या विधायक हो, अनुशासन के मामले में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर इन चीज़ों पे नरमाई रखती तो बहुजन समाज पार्टी के को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग अपनों के साथ साथ, अब तो जब विभीषण तैयार हो जाते हैं तो उनसे भी बचना। और दूसरी विरोधी किसको बोल रहे हैं? विभीषण उनको बोलते हैं जो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता उन चीज़ों का कि जो विभीषण होते हैं वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं और उसी से फ़ायदा उठाने का काम करते हैं, जबकि उनको सपना भी नहीं होता कि छिलक और पाती और खेत में से, मिट्टी में से उठ कर के उनको राज कुर्सी राजशाही देने का काम बहन जी ने किया, लेकिन उन्होंने धोखा देने का काम किया। हमने अभी कहा है कि पार्टी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उनकी वजह से उतार चढ़ाव तो हो सकते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरेगा। ये बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर जब तक निष्ठावान बैठा है और वो मिशन कभी खत्म नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप सहारनपुर मंडल देखते हैं और पश्चिम से ही चुनाव उठता है उत्तर प्रदेश का, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। आपकी क्या तैयारी है वहाँ पर? और इस बार विधानसभा चुनाव में, चूँकि मैं आप मंडल की चीज़ें देख रहे हैं, इसमें सहारनपुर की ही बात पूछ रहा हूँ, सहारनपुर से आप कितनी मजबूत बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, सहारनपुर के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारी ड्यूटी लगाई, हम पार्ट टाइम दे रहे हैं। पार्ट टाइम का मतलब कुछ टाइम। आपका मुख्य फोकस बाहर है? नहीं, सभी जगह मुख्य फोकस है हमारा, लेकिन सभी जगह जितना टाइम बचता है उतना हम देने का काम करते हैं। ठीक बात। उसी कड़ी में हम सहारनपुर में भी थोड़ा टाइम देने का काम करते हैं। और जो वहाँ पे मंडल के कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, कई लोग हैं, सरफराज जी हैं, नरेश गौतम जी हैं, विजय सिंह जी हैं। हाल में कब कब परिस्थितियों के हिसाब से कब कब कौन चेंज हो जाए उसका तो बहन जी को पता है, बहन जी इसके पे निर्णय लेती हैं। ठीक बात है। लेकिन आज की डेट में हम लोग सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में एक नई ऊर्जा मिलने का काम हुआ है और वहाँ पे ज्वाइनिंग भी नई, हर रोज़ कुछ न कुछ कोई न कोई ज्वाइनिंग होती रहे, कभी बैकवर्ड की, कभी मुस्लिम समाज की। अभी हाल ही में वहाँ पे भाई फिरोज आफ्ताब की ज्वाइनिंग की है, बड़े मुस्लिम चेहरा है और कई सीटों पर उसका हमें फ़ायदा मिलने का काम होगा। सहारनपुर ठीक है क्योंकि मेरा गृह जनपद है और आप लोग जब राजनीति करेंगे तो उस पर टीका टिप्पणी तो निश्चित होगी। आप कितने वाइट होके चले, कितने ही साफ सुथरे होके चले, टीका टिप्पणी हमेशा होती है। इससे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मिशन ऐसा है, हमारी पार्टी ऐसी है जो भोले भाले लोग हैं, दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, फिर अपनी गलती का एहसास भी करते हैं। मैंने ये बोल दिया भाई, वो ये ठीक नहीं था, मैंने ये कह दिया भाई, वो ठीक नहीं था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इससे कभी व्यक्ति को विचलित होने का काम नहीं करना चाहिए। अपना टारगेट जो है 2027 का निश्चित तौर पे उस पर फोकस रखने का काम करेंगे। मनीमाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।